Hello, good morning, students. Today I am going to discuss in this session the conceptual questions provided to you. Question number 1. A particle of mass m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2. ये पहला क्वेश्चन, चार्ज माइनस q2 और around this another charge q1 is revolving in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution. So the electrostatic force of attraction between the two will provide the required centripetal force. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिवोल्यूशन के लिए इसको देखिए रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड फिर इसका लिखेंगे v इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी से, यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकाल के फिर हम उसका टाइम पीरियड लिख देंगे, टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज एफ। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज एफ व्हेन द डिस्टेंस 1 मीटर। ये इंक्रीज में सेपरेशन दिया है 1 मीटर। फोर्स एफ। नाउ द पॉइंट चार्जेज आर रिप्लेस्ड बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर हैविंग द चार्जेज same that of point charges. The distance between their centers is 1 meter. Compare the force of repulsion in the two cases. तो इस केस में फोर्स एफ लग रहा है, अब उसने पॉइंट चार्जेज को रिप्लेस कर दिया है स्फेरिकल बॉडी में, और इस स्फीयर का रेडियस है 25 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी है 25 सेंटीमीटर, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रखा है 1 मीटर। तो अब उसने कहा कि क्या अभी फोर्स, चार्ज वही है, चार्ज मान लीजिए यहाँ पर Q1 था, ये Q2 था, और ये Q1 Q2, तो क्या फोर्स अब भी वही होगी, ये पूछा उसने कि क्या रिजल्ट होगा। अब एक्चुअल में आप समझें कि ये जो चार्ज Q1 है ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इन दैट सेंस ऑफ दिस चार्ज। अब जब इस चार्ज स्फीयर को दूसरे चार्ज स्फीयर के साथ रखेंगे, दूसरा चार्ज क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो लाइक चार्जेज होंगे, ये भी पॉजिटिव है मान लीजिए, तो होगा क्या कि रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव में रिपेल करेंगे ये, तो पॉजिटिव चार्ज अवे हो जाएगा और इसका भी पॉजिटिव चार्ज अवे हो जाएगा। मीन्स जो चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जो सेंटर पर था, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज, इसका जो चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो थोड़ा सेंटर से इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। मीन्स द इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डी जब इंक्रीज हो जाएगा रिपल्सन की वजह से, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ विल डिक्रीज, एफ विल डिक्रीज। तो फोर्स जो है डिक्रीज करेगी। यदि हम पॉइंट चार्जेज को चेंज कर दें स्फेरिकल चार्जेज में और उतने डिस्टेंस पर रखेंगे, तो उनका इफेक्टिव जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाएगा, सेंटर पर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए फोर्स डिक्रीज करेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, साइड ए है,
थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। चार्ज क्यू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, ये ओरिजिन 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हैं A0, इसके कोऑर्डिनेट AA और ये 0A, मीन्स ये हमारा हो जाता है इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फॉर द सिस्टम ऑफ shown in figure, find capital Q for which the resulting force on small q is 0। तो इस स्मॉल क्यू पर रिजल्टिंग फोर्स 0 है, इस पर या इस पर कोई बात नहीं रहेगी, तो इस पर रिजल्टिंग फोर्स 0 होना चाहिए। तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस, इसकी वजह से चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से मान लीजिए दोनों लाइक चार्ज हैं, इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में इनकी रिजल्टिंग फोर्स इस क्यू पर 0 नहीं हो सकती यदि सारे लाइक चार्ज हैं। तो अब यदि दो टाइप के चार्ज हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने कि इन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की ये सिमिलर चार्ज नहीं हो सकते, लाइक चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि सब पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर नेट फोर्स स्मॉल क्यू पर 0 नहीं रह पाएगी। सबसे पहली बात तो हमें नेचर डिसाइड करना है, तो नेचर डिसाइड करने के लिए हम इसका क्यू का नेचर डिसाइड करें, तो क्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब यदि ये पॉजिटिव है या स्मॉल क्यू और ये है हमारा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इस स्मॉल क्यू चार्ज पर, इस स्मॉल क्यू पर इस कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, से दिस फोर्स इज F1। इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, से दिस फोर्स इज F2। और ये दोनों क्योंकि सेम लाइक चार्ज है तो इनकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, से F3। अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है यदि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके जस्ट इक्वल हो जाए और अपोजिट हो जाए, तो वही हमें करना है। तो F1 हमें लिखना है, F1 हम लिखें, F1 किसकी वजह से फोर्स है, इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स, तो लिखेंगे K Q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर। ठीक उसी टाइप से F2 आप लिखेंगे, तो K F2 किसकी वजह से, कैपिटल Q, तो Q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट मान लीजिए F4 हम लिखें, तो F4 कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा F4। ये किसके इक्वल होना चाहिए, F3। F4 इक्वल टू F3। F3 हमारा कितना है, F3 हमारा है इस चार्ज पर फोर्स इसकी वजह से K Q इंटू क्यू बाई A रो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर F4 इक्वल टू F3 लगा के कैपिटल Q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में कर लेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट कर दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा फिर मुझे दोबारा से बता देंगे। Question number 4, two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle 30 degree with each other. Equivalent situation में ये एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री। तो अब इस पर जो फोर्स लगेंगी, इधर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg या w, और ये स्ट्रिंग टेंशन T। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का डेंसिटी हमें दिया है 0.8 ग्राम पर cc, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो इसको केजी में चेंज कर सकते हैं, 0.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और द एंगल रिमेन्स सेम। व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्यूब।
अब जब हम इसको लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं तो लिक्विड में इमर्स करने से क्या चेंज होगा? लिक्विड में इमर्स करने से एक तो ये फोर्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इन मीडियम बिटवीन द चार्जेस F डैश विल बिकम 1/k टाइम्स। इस टाइम जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो F लग रहा है, मीडियम में डालने से ये फोर्स चेंज हो जाएगी। अब दूसरा चेंज क्या आएगा? दूसरा चेंज आएगा उसके वेट में, क्योंकि लिक्विड में आप इमर्स करेंगे, लिक्विड में इमर्स कर देने का मतलब है कि इस पर अपथ्रस्ट भी लगेगी। तो अपथ्रस्ट भी लगेगी लिक्विड में, अपथ्रस्ट की वजह से क्या हो जाएगा? वेट विल ऑल्सो डिक्रीज, और ये डिक्रीज करेगा तो टेंशन भी डिक्रीज करेगा। अब इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट ये है कि आप वही एक पॉइंट दिया है इसमें कि उन्होंने कहा कि एंगल रिमेन्स द सेम। एंगल इनके बीच में, थ्रेड्स के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा है। एंगल यदि चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, तो मीन्स ऑल थ्री फोर्सेज विल रिड्यूस इन द सेम रेशो। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ से करते हैं आप कि भाई ये फोर्स पहले F थी, बाद में हो गई F डैश, F बाई F डैश का रेशो इक्वल हो जाएगा W बाई W डैश के। इस टाइप से बना सकते हैं T इक्वल टू T डैश। तो तीनों फोर्सेस सेम रेशो में ये हमारी चेंज होंगी। तो यहाँ से फिर आप K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। F बाई F डैश हमारा क्या हो जाएगा? F बाई F डैश इक्वल टू F डैश बाई F क्या आ जाएगा, और W बाई W डैश। W डैश जो है अपरेंट वेट, और W डैश की जब आप बात करेंगे तो W डैश विल बी इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट, और W डैश विल बी इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अपथ्रस्ट वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो यहाँ से कर लेंगे। अब वेट के लिए आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी करेंगे, तो वहाँ से ये W डैश निकाल देंगे, इस रेशो से सीधे सीधे K की वैल्यू आ जाएगी सिंपल वे में। अच्छा, क्योंकि स्फीयर का डेंसिटी दिया ही है इसमें, तो इसको भी उसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू जी, और ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू, फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर। तो एक रेगुलर हेक्सागन है, 5 चार्जेज रखे Q Q Q Q Q। तो what is the magnitude of force on a point charge वैल्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ हेक्सागन। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज यदि हम रखें तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी? इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे से कर सकते हैं। सिंपल वे से कैसे करें कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इन पांचों को से, तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट होगा। हम सिंपल वे में बात करें पहले, यदि इन केस यदि यहाँ पर भी क्यू चार्ज होता, इन केस यहाँ पर क्यू चार्ज होता, तो इसकी वजह से इस चार्ज पर फोर्स इधर लगता है, इसकी वजह से इधर लगता है, इसकी वजह से इधर लगता है, तो ये 6 फोर्स लगते, और इन 6 का रिजल्टेंट क्या हो जाता? रिजल्टेंट हो जाता 0। ये
जो हमने बात की थी कि भाई ये सभी वेक्टर्स जो है एक साइक्लिक ऑर्डर में ट्रेस किए जाएंगे और उन सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर चार्ज Q है तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर चार्ज नहीं रखा, इसका मतलब ये है कि अब इस पर फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी लगेगी, अब इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है। कितना लग रहा है, KQ/A², ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इन बाकी जो चार्जेस का इफेक्ट रहेगा वो इसके अपोजिट रहेगा और इसके इक्वल होगा। तो इस टाइप से इसको एनालाइज करेंगे आप। तो रिजल्टिंग फोर्स जो हो जाएगी वो यही हो जाएगी। इन इसकी एब्सेंस में इन 5 चार्जेस की इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट लगेगी उसके। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम in electric field between the plates of Millikan oil drop experiment. If the direction of electric field between the plates is reversed, then they calculate the acceleration of the charge particle. अब इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है। A charge particle is kept in equilibrium in electric field. अब ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड होगा कब, जब इस पर अपवर्ड फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी, QE। तो QE इक्वल टू हो जाना चाहिए हमारा mg। ठीक, अब उन्होंने कहा कि यदि हम फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यदि हम फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन हमारी हो गई, फोर्स तो अब भी उतना ही लगेगा लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब डाउनवर्ड फोर्स जो हो जाएगी mg प्लस QE हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन टोटल फोर्स हमारा हो जाएगा mg प्लस QE बाई टोटल फोर्स अपॉन मास, तब ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द, ये भी ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक QE इक्वल टू mg लगाना है, इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, सिंपल है। अच्छा 8th, इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब चार्ज रखा है क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में कितने फेस हैं, 6। तो ये जो फ्लक्स टोटल फ्लक्स है कितने फेस से, 6 फेस से। एक फेस से जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट, इफ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अभी इसमें जो एक चीज ध्यान रखेंगे, वैसे तो गॉस थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो गॉस थ्योरम में शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज उसके अंदर है। अब जैसे क्यूब है, मैं सिंपल वे में बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अब ये क्यूब है, चार्ज इसके अंदर है, वेल इनसाइड द क्यूब, तो फ्लक्स जो हो जाएगा 5 विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि ये चार्ज अंदर ना होके, मान लीजिए इस फेस पर है, क्यूब के अंदर ही है लेकिन किसी एक फेस पर है, तो हम इसको इनसाइड द क्यूब एज्यूम नहीं कर सकते। इनसाइड द क्यूब एज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसके बराबर में एक क्यूब और रखेंगे, ठीक है, एक क्यूब और रखेंगे तो तब ये उसके अंदर आएगा। अब जो फ्लक्स हो जाएगा वो होगा कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिंगल इस क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात, तो उसको अंदर करना है तो ऐसा ही एक क्यूब इसके एडजेसेंट रख देंगे तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यूब से पूछा तो इस क्यूब से कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखें कि यदि हम इसको
रख दें एज पर, यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर इसको अंदर करने के लिए क्या करना होगा, एक हमें क्यूब ऐसे लगाना पड़ेगा, एक ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब ये अंदर जाएगा, तो फिर सिंगल क्यूब से निकाल लेंगे। अब कॉर्नर पर रखा है, कॉर्नर पर तो इसको कितने 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे आपको, 4 और 4 8, ठीक है। तो 1/8 क्यूब एप्सिलॉन, इस टाइप से करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। यदि कॉर्नर पर है, साइड में है, तो मीन्स उसको, अब जैसे कई बार क्या है कि सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पर रखा है, तो आप क्या करेंगे, कोई फ्लक्स क्या होगा, ये भी अंदर नहीं है, इसकी टॉप फेस पर है, तो ऐसा ही एक सिलेंडर लेके उसके अंदर रखेंगे। अब फ्लक्स कितना हो गया, Q/ε0, और खाली इससे बात करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चार्ज को अंदर करना है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे तो ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, एज शोन इन फिगर क्लोज a negative charge is placed at point P. What is the nature of electric flux coming out of the cube? अब ये जो इसमें सरफेस है, क्लोज सरफेस, ये किसको एनक्लोज कर रही है, नेगेटिव चार्ज को एनक्लोज कर रही है। ये हमारा कंडक्टर, यहाँ पर हमने रखा नेगेटिव चार्ज, तो नियर बाई फेस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमारा कंडक्टर है, और जो फार्दर फेस है होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब उसने गॉसियन सरफेस लिया ये, तो गॉसियन सरफेस कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हम फ्लक्स नेगेटिव इनगोइंग या आउटगोइंग वो बताना। तो ये पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये इनगोइंग फ्लक्स। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ I cap, what is the flux through the square of side 10 cm if the normal to its plane makes an angle 60 डिग्री। नॉर्मल का एंगल दिया है, इसका मतलब ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जो है वो थीटा डायरेक्टली हमें दिया 60 डिग्री। तो फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं EA cos थीटा से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और ये रखा है नॉर्मल टू द, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है उसका, एरिया वेक्टर 60 डिग्री। तो एरिया उसका साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें ध्यान ये रखेंगे, यदि नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, इसकी जगह ये होता है कि प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, तो प्लेन का एंगल दिया है तब हम उसको 90 डिग्री से माइनस करेंगे एरिया वेक्टर के साथ एंगल निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a charge +2 microcoulomb is taken from infinity to a point in electric field without changing its velocity. If work done against electrostatic force is -40 microcoulomb, then the potential at the point, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल की, पोटेंशियल V = W infinity to R by U0, ये डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी ठीक हुआ चाहिए, जो पोटेंशियल डेफिनेशन है, WAV by Q0 इक्वल टू VB माइनस VA, इस रिजल्ट से ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, और 14th प्रोटॉन मूव विद स्पीड, ये सही। 14th क्वेश्चन को देखते हैं। 14th क्वेश्चन, अ प्रोटॉन मूव विद स्पीड, ये प्रोटॉन है, स्पीड इसका दिया है 7.45 × 10⁵ मीटर/सेकंड, डायरेक्टली टुवर्ड्स द फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। अब एक दूसरा प्रोटॉन है जो रेस्ट में है,
और यहाँ पर रखा, ये इसको अप्रोच कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। अब इस क्वेश्चन में सिंपल क्या है, अब जैसे जैसे ये प्रोटॉन इसको अप्रोच करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो ये पार्टिकल भी मूव करेगा, इससे दूर जाएगा जैसे जैसे ये इसको अप्रोच करेगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जब इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी तो वही सिचुएशन होगी हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एक चीज तो इस बात को समझेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट मीन्स उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते हैं ये। अब उनकी वेलोसिटी इक्वल हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट विल बी कांस्टेंट। इस चीज़ को समझना है। तो अब इनकी वेलोसिटी, अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इनिशियली u है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो अब यहाँ पर वो हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो मोमेंटम बिफोर मोमेंटम कितना है mu प्लस 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया mv प्लस mv, क्योंकि बाद में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई सेम हो गई। तो यहाँ से mu इक्वल टू 2mv, तो v हमने फाइंड कर लिया, कितना हो गया u/2, v हो गया u/2। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर इसकी अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये अब इनिशियल एनर्जी यदि हम बात करते हैं तो इनिशियल एनर्जी है हाफ mu² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। अच्छा, अब बाद में एनर्जी क्या हो गई, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v, हाफ mv², इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई हाफ mv²। इस पार्टिकल की ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगी हाफ mv² प्लस हाफ mv²। दूसरी एक चीज़ और होगी, इन दोनों के बीच में होगी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी k q1 q2 by r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ से r हम फिर फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, चलिए अब नेक्स्ट, मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। और हाँ, अब इसमें ये बात ध्यान रखें, यदि अब जैसे ये तो चार्ज पार्टिकल था फ्री मूव होने के लिए, यदि हम इसको फिक्स रखें, यदि हम इसको फिक्स करते हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिलने दें और ये इसको अप्रोच करे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या करेंगे, तो वहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना अप्रोच करेगा, जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता, इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तब वो इस टाइप से कर लेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि ये भी फ्री है तो ये भी मूव करेगा, इसलिए इसको इस टाइप से करेंगे। ध्यान रखें 14th क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान देना। और अब 15th क्वेश्चन की बात करें, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 ये ग्राफ रखा है इस टाइप से, आप समझ मैं समझा देता हूँ ऐसे। ये हमें दिया है 2 4, ये है 6, ये है हमारा 12 और ये है 16। ठीक है, तो x इक्वल टू 13 जो आएगा, x इक्वल टू 13, क्योंकि इधर हमने x लिया और इधर हमने लिया b, x इक्वल टू 13 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक, 11 से। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, इक्वल टू माइनस dv/dx से, और दिस dv/dx विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इस पार्ट का हमें स्लोप फाइंड करना। स्लोप के लिए आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे वैल्यू दी है इसकी कितनी
30 शायद, ये 30 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है हमें कितना 10। तो स्लोप के लिए 2 पॉइंट ले लिए, 1 पॉइंट ये ले लिया, 1 पॉइंट ये ले लिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो डी अब स्लोप जब आप लिखोगे, स्लोप क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30 के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ये एक्स कितना है 12 माइनस 10 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कितना है 16। तो 30 माइनस 10 मीन्स 20 और बाई 12 माइनस 60 मीन्स -4। तो स्लोप हमारा क्या हो गया इक्वल टू -5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो E इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर मीटर, यदि ये वोल्ट में है और ये मीटर में है। इस टाइप से वो कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि भाई अब जैसे इस रीजन में क्या स्लोप इसका क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज 0। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 2 equally charged identical balls kept at some distance apart exert repulsive force F on each other a similar uncharged ball। ये भी सिंपल है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं एक बार हिंट कर देता हूँ। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन की बात करें, 16th 2 equally charged identical small balls kept some distance apart force F on each other। ये है आप ये इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q। A similar uncharged ball after touching one of them is placed at midpoint। अब एक अनचार्ज बॉल, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये तीसरा C, तो C वाला जो है इस पर चार्ज 0 है, इस पर एट प्रेजेंट 0 है, इसको इससे टच कराएंगे। जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो चार्ज इक्वली शेयर करेगा, तो चार्ज आफ्टर टचिंग टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2, इसका चार्ज 0, इसका Q, इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो कितना हो गया Q/2। तो आफ्टर टचिंग इस पर चार्ज हो गया Q/2, इस पर चार्ज हो गया Q/2 और इसको Q/2 वाले को हमने कहाँ रख दिया, सेंटर पे ला के रख दिया, इसको रख दिया पॉइंट C पर। ये डिस्टेंस R/2, ये डिस्टेंस भी R/2, टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया था R। तो अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द थर्ड बॉल। अब इस बॉल पर फोर्स लगेगी इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टिंग फोर्स इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे, इन टर्म्स ऑफ F कैलकुलेट करेंगे, एक बार कोशिश कर लेंगे। अच्छा, नाउ कम 17th क्वेश्चन, 2 equal point charges A and B radius R apart, 2 equal point charges A and B are distance apart. A third point charge placed on perpendicular bisector at a distance D from the center. What should be the distance D so that the third charge placed on the perpendicular bisector may experience maximum electrostatic force। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन की बात करें तो ये फिजिक्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एक्चुअल में। अब जहाँ पर भी इस टाइप से बात करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम, तो वहाँ आपको अगर जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखिए कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अब जैसे 17th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस A एंड B, ये A पर रखा, एक B पर रखा और डिस्टेंस जो है वो है R। ठीक, ये थर्ड पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस D। अब एक तीसरे चार्ज को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, D डिस्टेंस पर। What should be the distance D so that the third charge placed on perpendicular bisector may experience maximum force। ये तो R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया। अब देखिए इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी F1 इस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी F2 वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा
वो एफ आप लिख सकते हो यदि ये एंगल आप ले लें थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, ये एंगल एक्चुअली 2 थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा से रिजल्टिंग फोर्स। और हमें क्या करना है, अब ये डी को हमें डी निकालना है कि भाई डी की जगह एक्स लेके कर लीजिए, एक्स आपको कुछ भी लेके कर ले, क्योंकि एक्स लेके करेंगे तो आपको ठीक से लगेगा। तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये एक्चुअल में r² 4 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो डी रख रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, मैंने जहाँ वैसे लिख दिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक्स स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस लगाया सिंपल, r/2 ये एक्स है तो ये डिस्टेंस होगा। अब ये जो फोर्स आएगी ये आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो अब वो कह रहे हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, इस एक्स की वैल्यू क्या हो, तो हमें क्या करना है, dF/dx निकालना है और ये इक्वल टू 0 लिख देना। dF/dx इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि आप एक्स नहीं ले रहे डी ले रहे हैं तो इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि डी 2 बार हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे लिखा, बाद में लिख देंगे एक्स इक्वल टू डी। तो dF/dx इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही होगा डिस्टेंस डी, तो वो डिस्टेंस डी इतना होना चाहिए कि फोर्स मैक्सिमम होगी। अब क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं हुआ, वैसे तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये है कि अब यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा उसको हमें फिर सेटिस्फाई कराना होता है सेकंड डेरिवेटिव से, लेकिन वो सब कुछ हमें फिजिक्स में नहीं करना है। यदि उन्होंने मैक्सिमम के लिए कहा है तो ऑटोमेटिकली है इस वैल्यू पर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा, इसलिए हमें प्रूव करके नहीं दिखाना, हमें तो खाली इससे वैल्यू निकाल देनी है। नेक्स्ट, तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। अच्छा जी, 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पजेस्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। ये 19 क्वेश्चन है, दोनों में आप देख रहे हैं कि डायग्राम में फोर्स जो है एट्रैक्टिव फोर्स है, तो Q1 Q2 में क्या रिलेशन होगा कि एट्रैक्टिव फोर्स का होगी जब दोनों चार्जेस अनलाइक होगा, डिसिमिलर होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो अब हमें या तो इस टाइप से रिलेशन दिखा सकते हैं कि Q1 × Q2 लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो आएगा वो माइनस आएगा। अब कोई सा पॉजिटिव कोई सा नेगेटिव है तो कंडीशन क्या हो गई, Q1 Q2 लेस देन 0, तो इस टाइप से लिखते हैं इसमें। नाउ 20th क्वेश्चन, चार्ज Q is to be distributed on 2 conducting spheres. What should be the value of charge on sphere so that the repulsive force between them is maximum? अब ये भी सिंपल वही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था कि सिंपल वही इसमें, और ऑब्जेक्टिव में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ध्यान रखेंगे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये चार्ज Q है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस ढंग से डिवाइड करना है कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगे। अब जैसे एक पार्ट हमने ले लिया x, दूसरा पार्ट क्या हो गया Q माइनस एक्स। अब इनके बीच में फोर्स कितनी हो गई kx Q माइनस एक्स बाई r²। अब सिंपल वही dF/dx इक्वल टू 0, जब आप यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू Q/2 आ जाएगा, x इक्वल टू Q/2 आ जाएगा, मतलब इक्वली हम डिवाइड करें तो उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगी। करके देखिए बेटा ये, ठीक है। अब पार्टिकल मास ये तो सेम वही है, 21 वही सेम है। 22 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इज फायर्ड इन द डायरेक्शन व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी। इसमें ध्यान रखेंगे चार्ज पार्टिकल का पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पॉसिबल पाथ या तो होगा पैराबोला, और उसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोला होगी, या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। यदि फील्ड के पैरेलल चल रहा है
तो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आप देखें इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है तो सीधा जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और यदि किसी और डायरेक्शन से किसी भी एंगल से आप लेके जाएं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल पर भी हम लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन। अब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस पर आप जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो जस्ट लाइक पैराबोला, ये मोशन इन 2 डायमेंशन का केस हो जाएगा। तो इसका पाथ जो हो जाएगा वो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। तो यदि परपेंडिकुलरली जा रहा है, परपेंडिकुलर लेवल में भी, तो पाथ या तो पैराबोलिक पाथ होगा प्रोजेक्टरी या स्ट्रेट लाइन। यदि स्ट्रेट लाइन जो होगा वो केवल उसी केस में होगा, बाकी किसी भी एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे पार्टिकल को, तो उसका पाथ पैराबोला ही होगा, प्रूव कर लेना, ठीक है। और इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दिया है। अब जैसे ये पॉजिटिव प्लेट दी है, मैं आपको बता दूँ, ये नेगेटिव प्लेट दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन हो गया। अब मान लीजिए चार्ज Q, जैसे अब मैं लगे हाथ एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो अब इसको हमने U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया फील्ड के अंदर, तो अब इस पर जो फोर्स लगेगी, फील्ड के अंदर फोर्स लगेगी, अब पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अब फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, F = QE, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो अब इसको भी वैसे ही करना है। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th क्लास में किया था, मोशन इन 2 डायमेंशन में हमने किया था, ठीक वैसे ही डिस्कस करना है। इक्वेशंस V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2AS। ये तीनों इक्वेशन इन बोथ डायरेक्शन में लगाना है। अब ध्यान क्या देना है, जैसे वहाँ पर तो ग्रेविटी की बात थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा था, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें वो फोर्स डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक। तो फोर्स का ध्यान रखिए। अब फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास QE/m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। ये एक्सेलरेशन कौन सी होगी, वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इसमें एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल ये जस्ट बिल्कुल वही होगा आपका जैसे वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आप अप्लाई करें। मान लीजिए आप जैसे पार्टिकल पहुँच गया यहाँ पर, पार्टिकल t टाइम बाद पार्टिकल P पॉइंट पर पहुँच जाता है। P पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, y। तो अब हॉरिजॉन्टल ये वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाएं आप, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी u टाइम t + ½ एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, ये तो 0 होगा। तो यहाँ से t = x/u आप निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ पर किया था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसी इक्वेशन को लगाएं वर्टिकल डायरेक्शन में, इसी इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो मैंने बताया आपको साइन, आपको ध्यान देना है, यदि अपवर्ड आप नेगेटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कन्वेंशन आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए। अब जैसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने पॉजिटिव ली है तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कुछ है नहीं है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 + 1/2। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, QE/m, एक्सेलरेशन हुई QE/m, और टाइम कितना है t, t²। तो यहाँ से आप देखें तो y = 1/2 QE/m, और t का वैल्यू डाल दें यहाँ से, t = क्या, x/u, तो x²/u²। तो यहाँ से आप देख रहे हैं QEMU, ये सब कांस्टेंट है, तो y = x²। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई इसका ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। तो पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई,
इंपॉर्टेंट चीज ये जो टर्म है Q बाई एम, Q बाई एम को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक चार्ज। Q बाई एम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो, दिस इज चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो है स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज टू मास रेशो यहां से आप देख रहे हैं। अब इस चीज को आप देखिए, जैसे मैं अभी बताऊं, Q बाई एम इक्वल टू 2y बाई 2y यू स्क्वायर इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब Q बाई एम चार्ज टू मास रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इफ एक्स इज सेम। तो अब जैसे टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्टिकल दे रखे हैं कि भाई ये मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, एक पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, एक पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, एक पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। तो किस पार्टिकल का चार्ज ऑफ मास रेशो ज़्यादा है? तो हम क्या करें कि कहीं से भी एक एक्स डिस्टेंस सबके लिए कॉमन रख देंगे। एक्स को हमने फिक्स कर दिया। अब क्या करना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है इनका। तो इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसका ज़्यादा होगा वही पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा, यदि एक्स को कांस्टेंट रखा हमने तब। ठीक, चलिए अब हम बात करें, ये हो गया था हमारा ABC is an equilateral triangle of side A. Charge Q is placed at each corner. Find the electric field intensity at the center. अब ये ABC, ये क्वेश्चन नंबर है 25। ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पर भी चार्ज क्यू रखा है, इस पर भी चार्ज क्यू रखा है, इस पर चार्ज क्यू रखा है। इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगे, ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल टू क्या होता है कि Q बाई आर स्क्वायर। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसकी वजह से देखोगे तो इधर आएगा, इसकी वजह से देखोगे तो इधर आएगा, इसकी वजह से देखोगे तो इधर आएगा, अवे फ्रॉम पॉइंट। तो लेकिन ये तीनों वेक्टर्स जो हैं कितने डिग्री पर है? 120 डिग्री पर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। जैसे पहले वाले E1, ये E2, E1 से E2 कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर। E2 से E3 कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर। तो हम सिंपल एक लाइन में लिख देंगे कि ऑल 3 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड vectorially will be represented by the 3 sides of an equilateral triangle taken in order. Therefore, their resultant sum will be 0. अब ये ट्रायंगल के लिए नहीं, अब जैसे हेक्सागन में भी हमने अप्लाई किया है, सभी जगह जहाँ भी क्लोज फिगर मिलेगी एक ही ऑर्डर में वेक्टर्स से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग 0 हो जाएगा। अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26. A charge Q is placed at the center of the square if the electric field intensity, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। बस क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। A charge Q is placed at the center of square if electric field intensity, एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पर चार्ज रखा है Q। If the electric field intensity due to charge at corner of square, किसी भी एक कॉर्नर पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 इसकी वजह से, एंड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, इसकी वजह से यहाँ मिड पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी देखते हैं तो मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी है E2, तो E1 बाई E2 का रेशो निकाल लो।
तो निकाल लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा a/2 यदि इसकी साइड a है तो, और ये हो जाएगा a/2। तो सीधी तरह से निकाल देंगे, इक्वल टू k/r स्क्वायर लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। Two charges E and 3E are placed at a distance r apart. Find the point where the electric field intensity will be 0. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। अब चलिए निकाल लेंगे, ये भी कर देंगे मेरे ख्याल से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 27th की बात करें, 27th चार्ज E और 3E are placed at a distance r apart. Distance है r. Find the distance of point where electric field intensity is 0. अब यदि पॉइंट इन बिटवीन हम कहीं भी ले लें, जैसे हमने ये ले लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आवे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आवे, तो 0 हो जाएगी ना। तो ये x ले लीजिए, ये हो जाएगा r - x, और सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट जो है, अब जैसे मान लीजिए चार्ज यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो 27 क्वेश्चन हो गया हमारा, कर लीजिए सिंपल वे में। अब लेकिन यदि जैसे Q ये -3Q, अब यदि बीच में यदि कोई पॉइंट लेंगे तो इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से टुवर्ड्स 0 नहीं हो पाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर 0 होगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव से अवे आएगा, नेगेटिव से टुवर्ड्स आएगा, या तो इधर या इधर। तो ध्यान देंगे जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करें, डिसिमिलर चार्जेज हो तो उसमें आउटसाइड रीजन में मिलेगा, सिमिलर चार्जेज हैं तो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों सिमिलर चार्ज थे, तो ये E और ये 3E, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें क्या है कि इसमें एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आउटसाइड मिलेगा। आउटसाइड में ध्यान ये रखें कि जो जिसका मैग्नीट्यूड कम है चार्ज का, उसके पास में रखें पॉइंट। वही रखने को तो हम इस साइड में रख सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन आपने यदि इधर से कर दिया तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जैसे 28 में इलेक्ट्रिक चार्ज Q -2Q आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल रेक्टेंगल ऑफ साइड A, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, Q - 28 क्वेश्चन, ये Q और ये -2। अब डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है? +-Q होना चाहिए, चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, दो चार्ज मान लें, एक -Q दूसरा -Q, दोनों चार्ज ध्यान रखें। तो एक डाइपोल बन जाएगा हमारा ये, दूसरा डाइपोल बन जाएगा हमारा इसके साथ। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये P1 बन गया, ये हमारा P2 बन गया। तो ये सिचुएशन हो गई कि वेक्टर P1, ये वेक्टर P2, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना? 60 डिग्री। सिंपल आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दीजिए, P1² + P2² + 2P1 P2 cos 60, ठीक है। और P1 की वैल्यू क्या लिखोगे? P1 = चार्ज इंटू Q इंटू डिस्टेंस A। P2 लिखोगे, P2 = क्या आएगा? Q इंटू A। सीधे डायपोल निकल जाएगा। 29th क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक force on a point charge situated on the axis of short dipole is F. If charge is shifted along the axis to the double the distance. तो अब इसमें बेटा ध्यान रखना है कि शॉर्ट डाइपोल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो फोर्स इक्वल टू क्या होती है? QE। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। तो डिस्टेंस डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2 के क्यूब से 2 का क्यूब 1/8 टाइम्स। तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी? फोर्स विल बिकम 1/8 टाइम्स। तो सीधी। अच्छा
चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ सिलेंडर, ये मैंने अभी बता ही दिया सिलेंडर तो ठीक है। ऐसे ही 31 क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकाल देंगे, क्योंकि अब इसमें भी टोटल चार्ज जो है वो अब ये क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक बार ध्यान से वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो जहाँ जिन क्वेश्चन के लिए मुझे टाइम देना था वो मैंने दिया है। अब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये दिया है डायग्राम। तो अब इसमें हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर दे रखी है। यूनिफॉर्म फील्ड ई में रखी है, यूनिफॉर्म फील्ड ई। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स लिखना है। अब इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है यहाँ से, बाहर निकल रहा है यहाँ से। पहली बात तो यह है टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 0 होना चाहिए। टोटल फ्लक्स शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? सिंस Q इक्वल टू 0, भाई सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है। जब सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0। अब ये फ्लक्स दो टाइप से डिवाइड करेंगे हम, फाई इन फाई आउट। अंदर जा रहा है सर्कुलर फेस की वजह से, बाहर आ रहा है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस की वजह से, इक्वल टू 0। तो फाई आउट, बाहर जो निकल रहा है इससे निकल रहा है, यही वाला पूछा हमसे, क्या हो जाएगा? माइनस फाई इन। तो जो इनसाइड फ्लक्स है, इनसाइड फ्लक्स कैसे लिखोगे? ई इंटू एरिया, इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू ई इंटू ए एरिया। तो फाई इन इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो लगा दीजिए। तो फाई आउट इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर। तो इनवर्ड फ्लक्स फाई, आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक। चलिए नहीं, एक गड़बड़ होती है। हाँ, ये माइनस कॉस थीटा तो आएगा, कॉ ये आएगा कॉ, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा ना, कॉस 180। ये एक्चुअल माइनस है, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स जो है, जो अंदर जाएगा किसी भी सरफेस में, इनवर्ड फ्लक्स एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इनवर्ड है तो इनके बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो ये फ्लक्स नेगेटिव होगा। चलिए अच्छा, अब आगे चले। अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये सभी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। सरफेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फाइंड द फ्लक्स। अब सरफेस 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो थीटा, जब सरफेस 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो थीटा जो हमारा होगा 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री लेंगे, और फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 32 की 32 33 भी सेम उसी टाइप से है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप इलेक्ट्रिक। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू एन एरिया इन वाई जेड प्लेन। एरिया जो है वो हमें ध्यान दें वाई जेड प्लेन में दिया है, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है वाई जेड, या तो वैसे विजुअलाइज कर लें, या दूसरा तरीका क्या है, जब भी उसने कोई इस टाइप से प्लेन दिए हों, जैसे एक्स आई कैप लिखते हो, वाई जे कैप से लिखते हो, जेड किससे लिखते हो, के कैप से। तो एरिया वाई जेड प्लेन में है, तो जब एरिया लिखोगे वाई जेड, वाई के
अक्रॉस क्या है, जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के क्या हो जाता, आई कैप। तो एरिया जो आएगा 10 सेंटीमीटर, एरिया 10 यूनिट दिया, तो वेक्टर एरिया इक्वल टू 10 आई कैप एक्चुअल में हो जाएगा। नहीं तो आप वैसे विजुअलाइज कर सकते हो कि भाई जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो वाई जेड हमारा ये होगा, इसके आप परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। नहीं तो आप सीधे सीधे ये चीज़ ध्यान रखें, तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन का मतलब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या हुई, के, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। वाई जेड का मतलब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हमारा क्या आ जाएगा, आई कैप, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब हमें फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स फाइव इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। चलिए अब 34th क्वेश्चन में रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, ये सिंपल है, इसको कर लेंगे। वो गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर लीजिए पी पर, जब पी पॉइंट पी पर करेंगे तो उसमें चार्ज एंड क्लोज क्यू रहेगा, और जब क्यू पर करेंगे तो चार्ज एंड क्लोज वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज ले लेंगे। चलिए uh, 35 consider an atomic number Z consisting of positive point charge ठीक है center surrounded by the negative radius r। ये जो टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है, ये 35, ये एक्चुअल में आप इस क्वेश्चन को समझें जैसे इंसुलेटिंग स्फीयर की मैंने बात की थी, या इंसुलेटिंग सब्सटेंस की मैंने बात की थी। इंसुलेटिंग सब्सटेंस में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। अब जैसे ये हमारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, और ये सारे में नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो अब इसका एटॉमिक नंबर दिया है Z, एटॉमिक नंबर Z, तो अब पॉजिटिव चार्ज जो हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस ZE, और नेगेटिव चार्ज जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस ZE, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर, और ये थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये कैपिटल आर मान की रेडियस है। अब जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मान लीजिए डिस्टेंस है स्मॉल r, तो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करें, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एन क्लोज जब हम लिखेंगे तो पूरे स्फीयर पर चार्ज है, ठीक, और इतने पार्ट का जो चार्ज हो जाएगा वो लिखेंगे इससे, रो इक्वल टू क्यू बाई वी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, इससे लिखेंगे तब वो लगा देंगे, तो सिंपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ये हमने कर ही दिया है। अब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइटली पॉजिटिव लीनियर चार्ज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे क्लियर करेंगे, ई और डी एस पहले लिखेंगे। अब 36 क्वेश्चन में, 36 क्वेश्चन में ये चार्ज यहाँ से 0.1 मीटर, 0.1 मीटर क्या है, एक चार्ज इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है 0.1 मीटर पर। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है, लैम्डा इक्वल टू दिया है 1 माइक्रोकूलम पर मीटर। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, जैसे अभी बताया मैंने कि जो
फोर्स होगी इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से लिखोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जरूरी नहीं है आप एज इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई लगा दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की एम वी स्क्वायर बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज आपने पढ़ ही रखा है, क्या फॉर्मूला है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसी 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन में a dipole with a dipole moment p located at a distance r from long thread charged uniformly linear charge density lambda, find the force acting on the dipole if vector p is oriented along the thread। अब ये ऐसे रखा डाइपोल वाले पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स पूछा है सिंपल, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगी क्यू ई इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में क्यू ई, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल? 0। 38 वो कर लेंगे, सेवन प्लस पोजिशन पर है, चार्ज 2q और इंटेंसिटी 0, ये मैंने बता ही दिया। 40 if a small sphere of mass m charge q come from silk thread making an angle theta with the surface of vertical charge conducting plate, if the sphere is in equilibrium then find the surface charge density of the plate। ये 40th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्टियथ क्वेश्चन जो है ये मैंने प्लेट है, एक चार्ज ऐसे इक्विलिब्रियम में है, एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ये टेंशन टी, फोर्स जो इस पर होगी ये इधर लगेगी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका वेट एम थीटा होगा डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो टी का एक कंपोनेंट इधर हो गया टी कॉस थीटा, टी का दूसरा कंपोनेंट इधर हो गया टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू ई, और ई का वैल्यू डाल दें, तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, क्या थीटा की, ठीक है। दोनों डिवाइड करें, टी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा निकालना, सिग्मा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें टू लॉन्ग थिन चार्ज रॉड्स विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर प्लेट पैरेलल टू ईच अदर डिस्टेंस डी अपार्ट, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द। अब ठीक है, ये तो सिंपल कर देंगे, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के एफ इक्वल टू क्यू ई लिख देंगे, ठीक है। और टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर टू और फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज, ये भी आ जाएगा, कर लेंगे। 42 फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ, ये मैंने बता ही दिया, ये भी मैंने बता ही दिया, ये मैंने बता ही दिया। डिस्टेंस ये सब रिपीट हुए क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा है इसमें, ठीक है। ठीक, फोर चार्जेज आर प्लेट इन सर्कमफ्रेंस ऑफ, हाँ ये देख लेगा 51 क्वेश्चन 51। Q
-q। अब ये कह रहा है कि 4 charges are played at the, ठीक है, if the clock has only 4 hands, for only R hand, then the resultant force on charge q naught played at center। तो इस सेंटर पर हमने चार्ज रखा q नॉट, तो q नॉट पर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी? देखिए q नॉट ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी F1। F1 यदि मैं लिखूँ यहाँ से तो q नॉट बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस में आ गया हूँ। अच्छा, ठीक उसी टाइप से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, से दिस फोर्स इज F2। तो F2 हो जाएगा q नॉट बाई आर स्क्वायर अगेन। अब इस q नॉट पर इसकी वजह से फोर्स लगेगी, इसकी वजह से फोर्स लगेगी अवे, क्योंकि ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो से दिस फोर्स इज F3। तो F3 इक्वल टू हो जाएगा q नॉट बाई आर स्क्वायर। इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स लगेगी इधर F4, तो F4 भी हो जाएगी हमारी q नॉट बाई आर स्क्वायर। अब दो फोर्स इस डायरेक्शन में आई, ये दो फोर्स F डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट F डबल डैश। तो F डैश इक्वल टू कौन सी आई? F1 प्लस F3। तो इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2k नॉट बाई आर स्क्वायर। F डबल डैश जब आप करोगे तो ये आ जाएगा F2 प्लस F4 2k नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आर हैंड है वो कितना टाइम बताएगा। तो ये पूछ रहा ना, इफ द क्लॉक हैज ओनली आर हैंड देन द रिजल्टिंग फोर्स ऑन द क्लॉक, रिजल्टिंग फोर्स ऑन द q नॉट प्लेस्ड एट सेंटर पॉइंट इन द डायरेक्शन विच शोज द टाइम एज। अब ये टाइम आपको यहाँ कितना होगा, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, जैसे ये 6 बजे, यहाँ पर बजेंगे 9, ये बजेंगे 9, 6 7 8, 7 और 8, तो ये टाइम हो जाएगा हमारा 7:30। वो आप एंगल से ही देख सकते हैं। 6 से 9 तक कितने घंटे? 3 घंटे हैं, 3 घंटे का हाफ कितना हो गया? 1.5। तो 6 प्लस 1.5, 6 प्लस 1.5 7.5, तो 7 hours 30 minutes। तो इट वॉज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। इनको एक बार बेटा कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे, अपने आप से करेंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा उसको फिर मुझे बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट सेशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।